तो सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन चैप्टर नंबर 7 आपका फिजिक्स का। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर का हम छोटा सा पार्ट पहले कर चुके हैं, जो कि आपका वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट नहीं आता तो एक बार उसको जाकर देख लेना, क्योंकि अभी आज की पहली क्लास में तो नहीं, पर हाँ दूसरी तीसरी क्लास में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी और वहां पे आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बाद में जब एग्जाम्पल्स की बात आएगी वेक्टर प्रोडक्ट की, तो हम उन्हीं वहीं पे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके, क्योंकि आपकी बुक में उस टाइम पे वेक्टर प्रोडक्ट समझा रखा है। चलिए, अब इस चैप्टर में अगर हम बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे पहली बात ये पूछ सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि अभी से पहले आप जितनी भी बॉडी पढ़ के आए हो, चाहे आपने ऐसी बॉडी, ऐसे मैंने बॉडी रख दी थी, फिर इस पे हमने फ्रिक्शन पीछे लगा दिया था, चाहे मैंने उस बॉडी को बॉब लगा दिया था, बॉब बड़ा बनाऊं छोटा बनाऊं कोई मतलब नहीं था, वो उस तरह से मूवमेंट कर रहा था, या मैंने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या रखा था, अपनी कोई बॉडी को रखा था तो वो ऐसे मूव कर रही थी। लेकिन ये सब करते टाइम पे मैंने बॉडी के शेप और साइज के बारे में कोई बात नहीं की थी। मैंने ये सब बनाते वक्त इस चैप्टर से पहले मैंने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं फिजिक्स में, या जो भी बात करी है मैंने फिजिक्स में, उसमें मैंने शेप और साइज के बारे में कोई बात नहीं करी बॉडी की। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी आर नॉट कंसिडर्ड, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी आर नॉट कंसिडर्ड, तो ऐसी बॉडी को बेटा हम आपका अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, पॉइंट मास लेके चलते हैं उसको, या पॉइंट साइज लेके चलते हैं, पॉइंट मास लेके चलते हैं, या पार्टिकल की तरह उसको लेके चलते हैं, पॉइंट मास की तरह लेके चलते हैं। मतलब हमें इस मात्र से कोई मतलब नहीं कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया उसमें, उसको एक पॉइंट की तरह हमने उसको समझा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैंने अगर कोई बॉडी मेरी ऐसे रखी है, ठीक है, उस पर मैंने फोर्स लगा दिया, चाहे वो बॉडी बॉडी इतनी छोटी बना दी तब भी मैंने सेम फोर्स लगा दिया, और उस बॉडी को मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया तब भी मैंने उस पर फोर्स लगा दिया। तो अगर इसका मास m है, इसका मास m है और इसका मास m है, तो तीनों जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका F इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ, और F इज इक्वल टू एम लिख सकता हूँ। यहाँ पे बॉडी के शेप एंड साइज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मास से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अगर मास सेम है तो सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि इन रियलिटी आपकी हर बॉडी के पास में क्या होती है, एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। हम जानते हैं कि इन रियलिटी bodies have a definite size, have a definite साइज बोल सकता हूँ, शेप नहीं बोलूंगा, क्योंकि शेप बोलने से तो सॉलिड और लिक्विड और गैस में घुस जाएगा वो बात। तो एक डेफिनेट साइज होती है एक बॉडी के पास में, वो फाइनाइट भी हो सकती है, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है, वो एक्सटेंडेड भी हो सकती है, वो आपकी पॉइंट साइज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हर बॉडी के पास में कुछ ना कुछ साइज जरूर होता है, ठीक है। इससे पहले जो हमने बॉडी पढ़ी है वो सब क्या थी, पॉइंट मास थी। और ऐसी बॉडी जिनमें हम एक फाइनाइट बॉडी लेके चलते हैं, उनको फाइनाइट साइज लेके चलते हैं, ऐसी बॉडीज को हम ऐसी बॉडीज को अपने इस बॉडी में बोलेंगे, ऐसी बॉडीज को हम बोलेंगे आपका एक्सटेंडेड बॉडीज या एक्सटेंडेड मासेस, ठीक है। पॉइंट मास बोल सकते हैं या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं उसको हम ऊपर। और अगर ऐसी बॉडी होगी जिसका कोई ना कोई शेप एंड साइज, कोई ना कोई सही साइज होगा, तो ऐसी बॉडीज को हम क्या लेके चलेंगे, आपका पॉइंट सॉरी एक्सटेंडेड बॉडीज। ऐसी बॉडीज को हम क्या लेके चलेंगे, एक्सटेंडेड बॉडीज। इस चैप्टर में बेसिकली हम आपकी एक्सटेंडेड बॉडीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये वही चैप्टर है जहां पर आपका शेप और साइज और बॉडी भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें दुनिया में किसी भी बॉडी को हम बेसिकली बॉडी की मटेरियल के हिसाब से अगर जाएं, तो मटेरियल के हिसाब से दुनिया में हम किसी भी बॉडी को आपके 3 टाइप में बांट सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका रिजिड बॉडी, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका इलास्टिक बॉडी, और एक होता है जो हम बोलते हैं इसको हम प्लास्टिक बॉडी। अच्छा, अगर बहुत छोटा छोटा डिफरेंशिएशन के बीच में किया जाए, बहुत छोटी छोटी बातों के बीच में समझाई जाए क्या कौन सी बॉडी क्या होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन वन थिंग ओनली, कि मैं मान लो ये कोई भी बॉडी है, अभी मैंने ये नहीं बताया है कि आपका रिजिड बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, प्लस कोई बॉडी है, ठीक है, लेट्स से कोई भी बॉडी है आपकी ये, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो क्या क्या हो सकता है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स एक ऐसी चीज होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है विच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अगर मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से बॉडी पे क्या क्या हो सकता है, फोर्स के जो इफेक्ट होते हैं किसी भी बॉडी पे वो क्या क्या होते हैं, कि या तो वो उसके शेप एंड साइज को क्या कर सकती है, शेप एंड साइज में वो चेंजेस लेके आ सकती है, ठीक है। जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, आपका डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जब कोई बॉडी डिफॉर्मेशन करती है उसका मतलब उसका शेप एंड साइज में कुछ चेंजेस आ गए हैं। सेकंड, वो क्या कर सकती है, उस बॉडी को मोशन चेंज ला सकती है।
मतलब अगर वो बॉडी रुकी हुई है तो उसको चलवा सकती है, अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोक सकती है, कोई बॉडी धीरे चल रही है उसको तेज कर सकती है, कोई बॉडी तेज चल रही है तो उसको धीरे कर सकती है। तो कोई भी फोर्स आपका बॉडी के ऊपर ये दो इफेक्ट शो करता है। हम अब इसके पहले वाले फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, डिफॉर्मेशन के बारे में। डिफॉर्मेशन का मतलब कुछ नहीं होता, जब आप कोई फोर्स लगा के शेप एंड साइज को चेंज करते हो बॉडी के, तो उसको हम बोलते हैं आपका डिफॉर्मेशन। हम रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं? दीज आर द बॉडीज जिनकी जो शेप होती है, दे हैव परफेक्टली डेफिनेट परफेक्टली डेफिनेट शेप शेप एंड इसमें शेप से पहले मैं ये पूछता हूँ, डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर फोर्स लगाने से देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ शेप, आपकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? आपका रिजिड बॉडी। इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं? इलास्टिक बॉडीज होती हैं कि व्हेन, मतलब फोर्स लगाने पे क्या होता है? डिफॉर्मेशन आ गया, बट व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड फोर्स इज रिमूव्ड आपका यहाँ पे क्या होता है? डिफॉर्मेशन गायब हो जाता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन इज regained into original shape and size, regained into ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब ऐसी बॉडीज जिनके अंदर अगर डिफॉर्मेशन आ गया आपका फोर्स लगाने के बाद में, तो अगर मैं फोर्स हटा देता हूं तो डिफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा आपका इनटू इस ओरिजिनल शेप एंड साइज। प्लास्टिक बॉडीज क्या होती हैं आपका? कि अगर मैंने फोर्स हटा दिया मैंने फोर्स इज रिमूव, फोर्स लगा के क्या हो गया? उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ गया। व्हेन फोर्स रिमूव, मैं ये पूछता हूं कि पार्शियल और कंप्लीट डिफॉर्मेशन स्टिल एग्जिस्ट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपका कंप्लीट रीगेन नहीं होता कभी भी आपका इस बॉडी में। अच्छी बात क्या है कि आपको प्लास्टिक बॉडी के बारे में नहीं पढ़ना है, नॉट इन फिजिक्स सिलेबस। आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत अब पीवीसी के बारे में क्लास 12th में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कि आपको फिजिक्स में ना 11th में पढ़ना ना 12th में पढ़ना, ठीक है। हाँ, लेकिन जो आपका इलास्टिक बॉडीज है इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास 11th में ही आएगा, ठीक है। जहाँ पे हम इलास्टिक बॉडीज, हम सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक चैप्टर आपका सॉलिड्स करके, उसमें हम पढ़ेंगे आपके क्लास 11th में फिजिक्स में। और इस क्लास में ये मान के चलो कि हर क्लास में अगर बिना कुछ बोले हुए आपको कुछ भी कोई भी बॉडी दे दी गई है, तो आप उसे ऑटोमेटिकली बोल दोगे। तो इस चैप्टर में हम रिजिड बॉडी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास पर्टिकुलरली हमारी रिजिड बॉडी के बारे में होगी, कि रिजिड बॉडी क्या होती है, कैसी होती है, किस किस तरह की चीजों को हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, और रिजिड बॉडी पे क्या सवाल बन सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा फोकस इस बात पे रहेगा आज। और उसमें हम अच्छे से अच्छा और आसान से आसान क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि रिजिड बॉडी के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूँ कि रिजिड बॉडी क्या होती है, तो ऐसी बॉडी जो रिजिड है, ठोस है, ठीक है, ऐसी बॉडी जो रिजिड है आपकी, जिसका जिसका शेप एंड साइज कभी चेंज नहीं करता। मतलब रिजिड बॉडी कैसी होती है? सिंपल सी बात है कि फोर्स इज अप्लाइड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड देयर इज देयर इज नो चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। उसकी शेप या साइज में कोई भी चेंज नहीं मिलता अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो। अच्छा, अब शेप एंड साइज को डिसाइड कौन करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एक ये बॉडी है, मेरी एक बॉडी है, एक मैंने क्यूबॉइड बना दिया आपके सामने, तो शेप एंड साइज को डिफाइन कौन करता है? जैसे इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है और इसकी हाइट है, ये इसके क्या कहलाते हैं? ये इसके डायमेंशंस कहलाते हैं। और किसी बॉडी के डायमेंशंस ही उसके शेप को डिटरमाइन करते हैं, यही क्या है? इसके साइज एंड शेप को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपका व्हेन फोर्स इज अप्लाइड देयर इज नो चेंज इन इट्स शेप और साइज और इट्स डायमेंशंस। उसके डायमेंशंस में भी कोई परिवर्तन नहीं आएंगे अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। पर दरअसल बात यह है कि ये डेफिनेशन तो यार छठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में बच्चे को ही पता है, लेकिन आप तो क्लास 11th में हो, तो आपको कुछ नई चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो नई चीजें समझते हैं कि और क्या डेफिनेशन बन सकती हैं आपकी रिजिड बॉडी की, और किस तरह के उसके सवाल आएंगे, उसी के बेसिस पे देखेंगे। तो लेट्स से कि आपने यहाँ पे एक रैंडम बॉडी बना दी, ये क्या है? आपकी एक रिजिड बॉडी है। रैंडम बॉडी बना दी आपकी, क्या है? बना दी मैंने एक यहाँ पे रिजिड बॉडी बना दी। ध्यान दीजिएगा इस पे, एक रैंडम बॉडी मैंने आपकी ऐसी शेप तो कुछ भी हो सकता है रैंडम बॉडी का। तो मैंने आपके सामने एक रैंडम बॉडी बना दी, इसको मैं एक बार कलरिंग कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये दिखेगा इसके अंदर कुछ भरा हुआ है।
ठीक है, तो ये आपकी मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको मैंने क्या ले लिया, आपकी एक तरह की मैंने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी आपके सामने उठा ली है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ले ली कि ये आपकी क्या है, एक रिजिड बॉडी है। अब ध्यान देना क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अब मैं इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले लिया मैंने ए और एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, कोई भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ जब मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अगर शेप और साइज चेंज नहीं होगी तो मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है या जो लाइन कनेक्टिंग ए एंड बी है ये कभी चेंज नहीं होगा। मैंने कहा रिजिड बॉडी है, उसके शेप एंड साइज चेंज नहीं करता। इसका ऑटोमेटिक मतलब हो गया कि मैं अगर कोई भी 2 पॉइंट आपके उस बॉडी पे ले लूं, कोई भी 2 पॉइंट मैं आपके उस बॉडी पे ले लूं, कोई भी 2 पार्टिकल उस बॉडी पे मैं ले लूं, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोई मान लीजिए आपकी यहाँ पे रिजिड बॉडी है आपकी, और इसके कोई भी 2 पॉइंट हैं आपके ए और बी, तो मैंने कहा कि अगर इसके शेप एंड साइज में कोई चेंज ही नहीं आने वाला, इसका मतलब ना ए कहीं जाने वाला ना बी कहीं जाने वाला, इसका मतलब ए और बी का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो मैं रिजिड बॉडी की एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ, वो क्या हो जाएगी, द डिस्टेंसेस या बिटवीन द डिस्टेंसेस बिटवीन any 2 points, the distances between any 2 points, any 2 points on a rigid body always remains same, always remains same। मतलब कोई भी 2 पॉइंट अगर आप ले लेते हो रिजिड बॉडी के ऊपर तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा, शेप एंड साइज चेंज नहीं करता। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम मैथमेटिकली और कैसे एक्सप्रेसिव बना सकते हैं, और उससे एक नई डेफिनेशन और निकल के आएगी रिजिड बॉडी की। जैसे मैंने बोला कि वो 2 पॉइंट क्या है आपके, ये है, वो 2 पॉइंट क्या है आपके, ये है, ए है और ये आपका बी है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये बोल दिया। लेट से इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने एल ए बी बोल दिया, एल ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और एक तरह से ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट भी है, बिकॉज ये सबसे छोटा डिस्टेंस इनके बीच का यही होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, अगर ये दोनों पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, इफ ए एंड बी आर ऑन अ रिजिड बॉडी, देन एल ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। सेम का मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इनका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, एल ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, डी एल ए बी अपॉन डी टी करता हूं। ठीक है, और इससे कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मुझे क्या दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप का कुछ है, क्योंकि इनके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस है, और ये टाइम। तो डिफरेंस हम जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं चैप्टर सेकंड में, थर्ड चैप्टर में, कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। ठीक है, ये हम पढ़ के आए हैं। तो अगर मैं एल को डिस्प्लेसमेंट की तरफ फॉर्म करूँ तो इसमें क्या लिखता हूँ, इसमें वी ए भी लिख सकता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं इसको, वी ए भी लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान और दें अगर इस बात पे, तो मैं आपका रिलेटिव मोशन पढ़ के आया हूँ, और रिलेटिव मोशन में क्या पढ़ा था कि वी ए बी कैन बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी। ये रिलेटिव मोशन में हमने ये चीज पढ़ रखी है। तो वहां से मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ, आपका वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ तो ये क्या निकल के आ जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी, ये निकल के आया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी जो ए और बी की वेलोसिटी होंगी, अगर कोई भी 2 पॉइंट आपके रिजिड बॉडी में पड़ रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पर ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरा नहीं है, ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिजिड बॉडी में आपके जो 2 पार्टिकल हैं उनकी अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटीज हो सकती हैं। लेट्स से कि वी ए की वेलोसिटी कैसे है आपकी, वो आपकी इस तरह से है एक्चुअल वेलोसिटी, और वी बी की वेलोसिटी लेट्स से वो इस तरह से है। ये वी ए और वी बी क्या है, 2 अलग अलग पॉइंट हैं आपके रिजिड बॉडी पे। एक रिजिड बॉडी के ऊपर आपके अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती हैं, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आपने तो अभी अभी सामने लिखा कि वी और वी बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होंगे तो फिर ये आपने अलग अलग डायरेक्शन क्यों बनाए, तो सेम डायरेक्शन में आना चाहिए थे। हाँ, उसके बारे में समझते हैं। तो मैंने बोला कि आपके ये जो मैंने लिखा है एल ए बी, ये एल ए बी किस डायरेक्शन में है, ये है अलोंग ए बी, अलोंग ए बी। ठीक है, तो मतलब ये जो डिफरेंशिएशन किया है ये भी मैंने कहाँ किया होगा, अलोंग ए बी किया होगा। ठीक है, ये जो वेलोसिटी मैंने लिखी है कहाँ लिखी है मैंने, अलोंग ए बी लिखी है। तो ये जो सारा का सारा फंडा निकल के आया, कहाँ निकल के आया, अलोंग ए बी। तो ये जो जो दोनों चीजें लिखी मैंने, ये भी किसके अलोंग लिखी जाएंगी, अलोंग ए बी।
ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने आपका एल ए बी का किया जो कि ए बी के अलोंग ही है, तो ये अलोंग ए बी। मतलब मेरा कहने का ये कि वी ए का वो कंपोनेंट जो ए बी के अलोंग है और वी बी का वो कंपोनेंट जो ए बी के अलोंग है, वो दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे आपका एंगल दे दिया, लेट्स से यहाँ पे एंगल दे दिया मुझे थीटा 1 और यहाँ पे मुझे ये एंगल दे दिया आपका थीटा 2, तो आप दिमाग लगा के इनके दो वेक्टर्स बना सकते हो, एक कंपोनेंट बना सकते हो। एक कंपोनेंट होगा ऐसे और एक कंपोनेंट होगा आपका ऐसे। ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी बी कॉस थीटा 2 हो जाएगा। ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, वी बी साइन थीटा 2। ये कॉस और साइन तो आपको पता है ना निशा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमने बोला जिसके साथ थीटा बनाता है उसको हम कॉस लेते हैं, राइट। जी सर सिमिलरली पता है। यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी वी ए के दो कंपोनेंट आ सकते हैं, एक आएगा वी ए कॉस थीटा 1 और दूसरा क्या आएगा वी ए कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा 1। ये तो आप देख रहे हो दो कंपोनेंट आ रहे हैं। जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे लिख के समझाया, मैंने क्या बताया कि वो वाले कंपोनेंट वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो अलोंग ए बी है और वेलोसिटी ऑफ बी का वो कंपोनेंट जो अलोंग ए बी है, यानी आपका ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो वो क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। तो आपका ये डेफिनेशन हो जाती है किसकी, ये डेफिनेशन हो जाती है रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि वेलोसिटी ऑफ एनी टू पॉइंट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम आर इक्वल। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे लिखना चाहूँ, मतलब अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं लिखना चाहूँ ये चीज, मैं ये लिखता हूँ कि वी ए कॉस थीटा 1, वो तो डिपेंड करेगा आपको एंगल कौन सा दिया है, और वी बी कॉस थीटा 2, इस केस के लिए मैं ये लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जनरल स्टेटमेंट लिखना चाहूँ किसी रिजिड बॉडी के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आएगा, क्या वो निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा द कंपोनेंट्स ऑफ the components of velocities the components of velocities of any 2 points on a rigid body along the line joining them are equal। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, अलोंग देम आर इक्वल। मतलब आपके अगर ए और बी की अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो उनके वो वाले कंपोनेंट जो आपके अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, यानी ए बी लाइन के जो अलोंग होंगे, वो वाले कंपोनेंट आपके सेम डायरेक्शन में भी होने चाहिए और उनकी वैल्यू भी क्या उनके सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भी समझ सकते हो, अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो मैंने इस वाले केस में अगर बी की वेलोसिटी आपकी 4 हो जाए और ए की वेलोसिटी 2 ही हो जाए, तो ऑब्वियसली ए पीछे रह जाएगा और बी आगे निकल जाएगा, तो डिफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन हम डिफॉर्मेशन चाहते नहीं है। इसका मतलब ए और बी की अलोंग वाली वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए, तभी ये आपका रिजिड बॉडी कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया हमेशा मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब पक्का। जी सर। ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आपके किसी भी रिजिड बॉडी पे ये चीज लागू होनी चाहिए। ठीक है, अब ये समझने के बाद एक बच्चे के मन में डाउट आया, और वो डाउट क्या आया, उसने बोला सर हम चलो ये तो हम समझ गए, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया ये बात तो, कि आपका ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट और ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, वी हैव नो डाउट इन दैट। बट द प्रॉब्लम इज कि सर एक बात बताइए, आपने इसके बारे में तो कोई कमेंट किया ही नहीं, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका कोई रोल है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि इसका कोई रोल नहीं हो। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, उससे पहले अभी भी कभी कभी आपको एक नई लाइन भी देखने को मिलती है, नई चीज भी देखने को मिलती है, वो ये क्या लिखा है कि आपका रिलेटिव मोशन ही तो लिखा है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहे हो, और मोशन को सबसे ज्यादा जो डिफाइन करने वाली चीज होती है वो क्या होती है, मोशन को। कोई भी मोशन को डिफाइन करना है तो वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ता है आपको। तो यहाँ से एक चीज क्या निकल के आती है कि रिलेटिव मोशन भी आपका 0 है, क्योंकि वी ए भी अगर वैल्यू 0 आ रही है तो रिलेटिव मोशन या वेलोसिटी, तो रिलेटिव मोशन और वेलोसिटी, क्योंकि वी ए माइनस वी बी या वी ए बी को हम रिलेटिव वेलोसिटी या मोशन ही बोलते हैं। रिलेटिव मोशन ऑफ एनी टू पॉइंट्स of any 2 points on a rigid body, लेकिन हमेशा याद रखना along AB, मतलब along the line joining them, along line joining them along line joining them is 0। मतलब कभी भी आपका along the line joining them वाली जो रिलेटिव मोशन होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये कहने की बात है, सिंपल।
ठीक है। एक और बात मैं बता दूं कि आपका एनसीईआरटी में सिर्फ यहाँ तक है, एनसीईआरटी में रिजिड बॉडी के में बारे में सिर्फ आपको यहाँ तक बताया गया, इससे ज्यादा आपका एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। बात तो करी उन्होंने मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में, बात तो करी है, पर उस तरह से बात नहीं करी है जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो चीज मैंने आपको यहाँ समझाई है, इस पेज पे जो भी चीज आपको समझा रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विद द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई, नीट एंड ओलंपियाड। ये वाली जो ज्यादा पर्टिकुलरली मैंने आपको चीज समझाई है यहाँ पे, ये ओलंपियाड, जेई, नीट में उसमें ज्यादा पूछी जाती है ये चीज, और बाकी जगह मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी पूछ नहीं सकता, क्योंकि चीज तो सही है ही। ठीक है, तो ये जेई, नीट, ओलंपियाड के तरीके से ज्यादा सही है। ठीक है, अब हमारा वो डाउट कि सर आपने जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाले कंपोनेंट थे उनका तो आपने खेल कर दिया, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाले हैं, ये वी ए साइन थीटा 1 और ये वी बी साइन थीटा 2, इसका क्या करना है? ठीक है, 2 दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में ध्यान देते हैं। देखो, मान लीजिए कोई भी आपकी ऐसे एक रॉड है, मान लीजिए कोई भी आपकी एक ऐसे रॉड है, मैं आपको रॉड बना के दिखाता हूँ पहले तो। कोई भी आपकी यहाँ पे एक रॉड है आपकी पतली सी, एक सेकंड, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी, चलो ऐसे बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई भी आपकी रिजिड बॉडी है, इस तरह की रॉड आपने बना दी, और ये मैंने बोला कि रिजिड बॉडी है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एक रिजिड रॉड है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा बहुत हमें सर्कुलर मोशन अगर याद होगा तो उसकी हेल्प से हम एक चीज समझा सकते हैं क्या, कि सर्कुलर मोशन में मैंने आपको वेलोसिटी समझाई थी, टेंजेंशियल स्पीड या टेंजेंशियल वेलोसिटी समझाई थी। मैंने कहा था कि अगर यहाँ से बॉडी कोई ऐसे घूम रही है ओमेगा से, तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी है तो उसके पास में एक वेलोसिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। और वो कैसी होती है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द दिस डिस्टेंस या रेडियस, मतलब डिस्टेंस मतलब द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, उसको हम रेडियस बोलते थे वहां पे। तो हमने बोला कि जो वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है, परपेंडिकुलर टू रेडियस, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। और यही वेलोसिटी किस काम आ रही है? इसको सर्कुलर मोशन करवाने के काम आ रही है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है वो क्या करवाती है? वो रोटेशन करवाती है, वो सर्कुलर मोशन करवाती है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि ये क्या है आपकी, ये है लाइन ज्वाइनिंग। ये कोई आपके दो पॉइंट हो गए, लेट्स से ए और बी, दो पॉइंट हो गए आपके। मैंने क्या बोल दिया, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। इस लाइन को मैं क्या बुलाऊंगा? लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, और इस लाइन को मैं क्या बुलाऊंगा? ये आपकी लाइन परपेंडिकुलर, ये क्या सी लाइन आपकी? लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। कहां पर? लेकिन एट ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज ऑल्सो लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, लेकिन कहाँ पे? एट बी। ठीक है, और हमने ये भी पता किया कि इनकी वेलोसिटीज का जब हमने कंपोनेंट लिए थे, अभी जस्ट पीछे जो कंपोनेंट लिए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पाया था कि यहाँ पर आपका एक वेलोसिटी आ रही थी जो हो गई, इसको मैं बोलता हूँ वी ए पैरेलल। ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी? इसको मैंने बोल दिया वी ए कॉस थीटा 1 निकल के आ रही थी। पीछे आपके जो डायग्राम में मैंने समझाया था, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि वी बी पैरेलल बोलता हूँ, पैरेलल से मेरा कहने का मतलब पैरेलल टू द ए बी। ठीक है, और ये हो गया आपका वी बी कॉस थीटा 2 हो गया। ये पैरेलल को देख के घबराएंगे नहीं। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आए थे इस तरह से। ठीक है, वो कैसे थे? वी ए परपेंडिकुलर बोलता हूँ, वी ए परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए, जो कि आपका ए बी के परपेंडिकुलर लाइन है, उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था वो निकल के आया था वी ए साइन थीटा 1 निकल के आया था। और ये वाला कंपोनेंट का इसका आपका शायद नीचे निकल के आया था। ठीक है, ये निकल के आया था आपका वी बी परपेंडिकुलर बोलता हूँ उसको मैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आया था वी बी कॉस, सॉरी वी बी साइन थीटा 2, ये निकल के आ गया था। चलिए, मैंने तो इससे पहले जस्ट आपको ये बात समझा दी थी, इससे पहले जस्ट पहले मैंने आपको ये बात समझा दी थी कि आपका यहाँ पर जो अलोंग द कंपोनेंट होते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये वाले कंपोनेंट क्या होंगे आपके? ये वाले कंपोनेंट तो बराबर होते हैं, रिजिड बॉडी के कंसेप्ट से ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका ये वी बी परपेंडिकुलर और वी ए परपेंडिकुलर भी बराबर होने चाहिए। मैं ये कभी नहीं बोल रहा आपका कि वी ए बी परपेंडिकुलर और आपका जो वी ए परपेंडिकुलर है ये भी आपके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे साफ साफ नजर आ रही है, एक बात मुझे साफ साफ नजर आ रही है, और वो क्या? कि जो वी ए परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सिमिलरली बीबी जो है परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम ये जानते हैं कि हम एक बात बोल सकते हैं कि भले ही आपका वी ए पैरेलल इज इक्वल टू वी बी पैरेलल के लिए है, लेकिन ये किस काम आता है? दिस इज यूज्ड
फॉर लीनियर मोशन। अगर हमने पैरेलल जो कंपोनेंट लगा रखे हैं, ठीक है, भले ही इनकी वैल्यू बराबर है तो, लेकिन ये किस काम के आएंगे, ये रॉड को लीनियर मोशन देने के काम आएंगे। मतलब रॉड क्या करेगी, बीए और बीबी परपेंडिकुलर पैरेलल की वजह से रॉड ऐसे जाने की कोशिश करेगी, तो कैसा हो जाएगा, ये लीनियर मोशन हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी आपकी वेलोसिटी, हम यहाँ से जानते हैं, जब भी आपकी जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो किस काम आती है, वो आपके रोटेशन के काम आती है। वो किस काम आती है, आपके रोटेशनल मोशन के काम आती है। तो मैं ये बोलूंगा कि भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि वी ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी बी परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब मैं ये पूछता हूँ कि आपका मे और मे नॉट बी बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू वी बी परपेंडिकुलर। मैंने ये बोला कि आपका जो वी ए परपेंडिकुलर है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू वी बी परपेंडिकुलर, बट द थिंग इज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका वी ए परपेंडिकुलर एंड वी बी परपेंडिकुलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, these are responsible for rotational motion, responsible for rotational motion, these are responsible for rotational motion। मतलब आपका कि बीए पैरेलल और बीबी पैरेलल जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग वाले कंपोनेंट है वो लीनियर मोशन करवाएंगे, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा क्या करवाते हैं, बॉडी का रोटेशनल मोशन करवाते हैं। समझ में आई इतनी बात? जी सर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम आगे बात करें इसके बाद, मैं देख लूं कि हाँ कुछ छोड़ा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका कि एक रिजिड बॉडी कैसे कैसे मोशन कर सकती है, ठीक है, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अच्छा, इससे पहले हम एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए, एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपका, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। देखिए, बोल रखा है आपको कि इस तरह से एक दीवार है, इस तरह से एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी एक सीढ़ी रखी हुई है। इस तरह के सवाल बहुत अच्छे से लेवल पे आईआईटी में पूछे गए हैं, पर ये सवाल कितना आसान है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक क्या रखी है, यहाँ पे एक आपकी एक सीढ़ी रखी हुई है, यहाँ पे एक लेटर रखी हुई है, यहाँ पे लेटर प्रॉब्लम बोलते हैं। ये लेटर यहाँ पे रखी हुई है इस तरीके से। तो लेटर क्या है, रिजिड बॉडी है आपकी, टूटने वाली नहीं है, एक लेटर ऐसे रखी है। इसका एक पॉइंट यहाँ पे ए दे रखा है और एक पॉइंट यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है। उसने बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि लेट से कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ऑब्वियसली ये 90 होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, बताने वाली बात नहीं। उसने बोल रखा है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, उसने बोल रखा है कि इफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, if velocity of point A is, हाँ, if velocity of point A is, आपको दे रखा है 4√3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द velocity for the downwards, find the velocity of point B considering ladder as, considering ladder as a rigid body, considering ladder as a rigid body। अब देखिए, सवाल में क्या बोल रखा है कि आपका बी ए और बीबी, आपको बीबी निकालना है आपको, और आपको एंगल्स दे रखे हैं इस तरीके से। कैसे करेंगे सवाल को, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, लेटर को हवा में बना लेता हूँ, एक लेटर को एक सिंगल लाइन से बनाता हूँ। ये मेरी लेटर हो गई मान लीजिए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पर है आपका एक ए पॉइंट और एक पॉइंट बी है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा भी अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा भी हम दिमाग लगाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड का मतलब है कि वी ए कैसा बनेगा, आपका वी ए ऐसा बनेगा। और कोई बच्चा दिमाग लगा के बताएगा, अगर लेडर गिर रही है तो वो यहाँ से 100% ऐसे निकल के जाएगी। ये डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अगर हमने गलत बनाई तो हम एंगल नहीं समझ पाएंगे। डायरेक्शन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जी नहीं। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बोला कि आपको क्या दे रखा है कि ये वाला एंगल आपको क्या दे रखा है 30 डिग्री, और ये क्या दे रखा है 60। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो क्या ये भी 60 के बराबर हो जाएगा, राइट, ये जो नीचे वाला है, जी। ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं, मैं जानता हूं कि रिजिड बॉडी के हिसाब से, रिजिड बॉडी के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि आपका वीए का वो वाला कंपोनेंट जो कहाँ पे है, अलोंग ए बी, मस्ट बी इक्वल टू वीबी का वो वाला कंपोनेंट जो कहाँ है, अलोंग ए बी है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, एक्चुअली मैंने ये डायग्राम को ज्यादा नीचे बना दिया, पर आप समझ जाओगे, इसकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।
तो देखिए मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सर देखिए आप ये बोल सकते हो कि वी ए का एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग ए बी ऐसे वाला, जो कि क्या हो जाएगा आपका वी ए कॉस 30 डिग्री। सिमिलरली वीबी का एक कंपोनेंट बन जाएगा इस तरफ, जो कि क्या बन जाएगा वीबी कॉस 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक विषय इसमें? जी नहीं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये वाले अलोंग वाले कंपोनेंट है अलोंग ए बी वाले, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ सीधे वी ए कॉस 30 डिग्री। याद रखना हमेशा कॉस आना जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि आपको एंगल कैसे दिए गए हैं। ठीक है, कॉस 60 डिग्री। वी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 4√3, तो आप डाल दोगे 4√3। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, और वीबी की वैल्यू मुझे निकालनी है, उसकी कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा आपका, 4 × 3 √3 × √3 3 हो जाएगा, तो आपका वीबी क्या निकल के आ जाएगा 4×3 = 12 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या आएगी, हमने डायरेक्शन दिखा रखी है, वो कहाँ होगी आपकी टूवर्ड्स राइट होगी। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन ये? आया। तो इस तरह के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको जेई नीट ओलंपियाड में देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, पर जेई नीट ओलंपियाड में आपको इस तरह के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जिसको पता है इसके बारे में वो कर पाएगा, जिसको नहीं पता वो कितनी भी मेहनत कर ले वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये सारी चीज आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये सारी चीज आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब हम बात कर रहे हैं आपके मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी की। आपकी जो रिजिड बॉडी है वो किस किस तरह के मोशन परफॉर्म कर सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। चलिए, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपकी कोई बॉडी रिजिड बॉडी कैसे कैसे मोशन कर सकती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, वही वापस आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि किसी भी पॉइंट के पास में, किसी भी पॉइंट के पास में आपके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है पैरेलल या फिर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम वाला कंपोनेंट, और एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अलोंग द लाइन जॉइनिंग वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, आपका लीनियर मोशन करवाते हैं। और लीनियर मोशन को हम कभी कभी दूसरे नाम से बेटा आपको बुलाते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। कभी कभी इसको हम ट्रांसलेशन भी बुलाते हैं। लीनियर मोशन को कभी कभी हम ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशन मोशन भी बुलाते हैं आपका। और आपके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या करवाते हैं, आपके रोटेशनल मोशन करवाते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम कि मान लीजिए आपकी कोई फ्रीली लाइंग बॉडी है, आपकी कोई रिजिड बॉडी है, फ्रीली लाइंग रिजिड बॉडी। कोई बॉडी है जो सिर्फ पड़ी हुई है, फ्रीली लाइंग रिजिड बॉडी, सिर्फ पड़ी हुई है, रखी हुई है बस। अब देखना, ध्यान देना, लेट्स से कि मेरी वो बॉडी इस तरह से, ठीक है, मैंने किसी, ध्यान देंगे थोड़ा सा, प्लेन बनाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि प्लेन में आपको खेलना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स से कि मैंने आपके सामने कोई प्लेन बनाया इस तरह से, ध्यान देना। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरह की समझा रखा है, उसमें बोला है इंक्लाइन प्लेन पे मैंने एक बॉडी को छोड़ दिया तो ये होता है वो होता है, उससे फालतू की चीजें हैं। अब देखिए मान लो कि मेरी कोई भी आपकी रिजिड बॉडी है, ऐसी मैंने कोई रिजिड बॉडी बना दी इस तरीके से, ठीक है। और जैसे 3D होगी तो 3D बना सकते हो, पर अभी हम सिर्फ प्लेन में देखना चाह रहे हैं उसको। चलिए, अब इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने, अब ध्यान देना, इस पे अगर मैंने इस तरह से फोर्स लगाया, इस तरफ से अगर मैंने फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि बॉडी आपकी क्या करेगी, सीधी चली जाएगी। ये बॉडी क्या चलेगी, इस तरफ मोशन करेगी, बस सिंपल, कुछ नहीं होगा इसका। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक तरह का लीनियर और ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन मोशन हो गया। लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन एक ही चीज होती है, बस लाइन में जा रही है इसका मतलब। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा हम ध्यान दें, अगर मैंने यही फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाया, कोई नया फोर्स या कोई दूसरा फोर्स बना आपको ऐसे लगाया, तो देखना आपके साथ में क्या होगा, आपके साथ में क्या होगा कि ये बॉडी आगे तो जाएगी, लीनियर मोशन तो करेगी, क्योंकि फोर्स लगा है तो फोर्स इज इक्वल टू एम से लीनियर मोशन तो करेगा या ट्रांसलेशन मोशन तो करेगा। लेकिन देयर आर चांसेस कि ये थोड़ा सा घूम भी सकता है, देयर आर चांसेस कि ये थोड़ा सा घूम भी सकता है, मतलब रोटेशन भी कर सकता है, रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। हाँ, पहले वाले केस में अगर हम देखें तो सिर्फ लीनियर दिख रहा था, क्योंकि वो छोटी साइड थी। छोटी साइड से जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी में घूमने के लिए कोई रेडियस नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप किसी लंबी साइड वाली साइड पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो देयर इज अ चांसेस कि वहां रोटेशन भी हो सकता है एंड लीनियर मोशन भी हो सकते हैं, दोनों। देखो, कभी भी अगर फोर्स लगेगा तो देयर इज चांस, अगर कोई भी फ्री पड़ी हुई बॉडी, कोई बॉडी अगर रखी हुई है बस, तो अगर उसमें फोर्स लगेगा तो लीनियर मोशन तो 100% आएगा, लीनियर मोशन तो 100% आएगा। लेकिन उसकी वजह से रोटेशनल मोशन भी आ सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी
किसी भी बॉडी पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी की हम बात करें मोशन के बारे में, तो किसी भी रिजिड बॉडी के दो तरह के मोशन हमेशा पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कोई भी आपके पास में फ्री रिजिड बॉडी पड़ी है, ठीक है, इसके आपके पास में देयर कैन बी टू मोशंस पॉसिबल। फर्स्ट आपका हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं आपका, फर्स्ट आपका हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन मतलब किस, सिर्फ ट्रांसलेशन मतलब लीनियर। प्योर ट्रांसलेशन, प्योर का मतलब देयर इज नो रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन का मतलब नो रोटेशन, ओनली ट्रांसलेशन मतलब ओनली लीनियर मोशन। ठीक है, और दूसरा क्या बन सकता है वहां पे आपका ट्रांसलेशन तो होगा ही, क्योंकि फोर्स लगा है किसी फ्री बॉडी पे, तो ट्रांसलेशन तो होगा ही। ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशन। ठीक है, तो किसी बॉडी में आपका प्योर ट्रांसलेशन भी हो सकता है, और किसी बॉडी में आपका ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों हो सकता है। ऐसे मोशन को हम, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स मोशन बोलते हैं इसको। कि एक बॉडी में जिसमें आपका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, बॉडी आगे भी जा रही है और घूम भी रही है, दोनों काम एक साथ कर रही है, तो ऐसी बॉडी को हम ट्रांसलेशन मोशन या फिर कॉम्प्लेक्स मोशन की कैटेगरी में रखते हैं, पर हमें कॉम्प्लेक्स मोशन से नहीं याद रखना है। तो कोई भी फ्रीली लाइंग रिजिड बॉडी कैन परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑफ देम इज प्योर ट्रांसलेशन एंड सेकेंड इज ट्रांसलेशन। सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी सिर्फ रोटेशन करे, प्योर रोटेशन नहीं कर सकती क्या? तो आंसर है प्योर रोटेशन कर सकती है, बट द प्रॉब्लम इसकी प्योर रोटेशन करने के लिए उसको, वो फ्री नहीं रह सकती, उसके लिए उसको कहीं ना कहीं आपको हिंज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस पर पाइवट लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें प्योर ट्रांसलेशन की, तो प्योर ट्रांसलेशन होता क्या है? प्योर ट्रांसलेशन का मतलब होता है आपका प्योर लीनियर मोशन। ठीक है, ओनली लीनियर मोशन का मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है, ओनली लीनियर मोशन, कि बॉडी आपका एक लाइन में चल रही है, लीनियर मोशन, इसको हम बोलते हैं प्योर। या फिर मैं बोलता हूँ देयर इज नो रोटेशन, कोई भी आपका वहां पे घूमने के बारे में बात नहीं होगी, देयर इज नो रोटेशन। ठीक है, इसमें एक खास बात देखने को मिलती है, लेट्स से कि आपकी ये बॉडी है, आपकी इस तरह से कोई बड़ी सी बॉडी मैंने आपके सामने बना दी, और मैंने कहा कि प्योर ट्रांसलेशन कर रही है। ठीक है, मैंने कहा कि क्या कर रही है, प्योर ट्रांसलेशन, मैंने इसको मानो 3D में इस तरह से बना दिया, प्योर ट्रांसलेशन आपकी ये बॉडी कर रही है। तो प्योर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ये किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है वी वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में जा रही है वी वेलोसिटी से। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने कुछ पॉइंट बनाए इस बॉडी में, ए पॉइंट, लेट्स से ये बी पॉइंट हो गया, लेट्स से ये सी पॉइंट हो गया, लेट्स से ये डी पॉइंट हो गया, यहाँ पे कोई ई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई एफ पॉइंट ले लिया, यहाँ पे जी पॉइंट ले लिया, तो कहीं पे मैंने रैंडम बहुत सारे पॉइंट ले लिए। तो जब बेटा बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में होती है, तो मैं देखूंगा कि पूरी की पूरी बॉडी वेलोसिटी वी से ही चल रही है। इसका मतलब उसके अंदर पड़ने वाले सारे के सारे पॉइंट किससे चल रहे हैं, आपके वी वेलोसिटी से चल रहे हैं। मतलब ये भी वी से जाएगा इस तरफ ही, ये भी वी से जाएगा इस तरफ से, ये भी वी से इस तरफ से, ये भी आपका वी इस तरफ से, ये भी आपका वी से जाएगा इस तरफ से। ये जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर किसी की भी वेलोसिटी अलग हुई, तो आपकी बॉडी में डिफॉर्मेशन आने के चांसेस होंगे। अगर कोई ऐसा हो गया कि नहीं, ई बॉडी बोलती है नहीं मैं बी से नहीं, मैं 2 वी से लूंगी, तो अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा हो गई एक बॉडी के अंदर और दूसरे बॉडी कम हो गई, तो वहां पे डिफॉर्मेशन, वो चीज खिंच सकती है, दब सकती है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन, एक बात सिंपल से बोलता हूँ, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन at any instant of time, at any instant of time, all particles, all particles, all particles of the body, of the body have the same velocity, have the same velocity। ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके, मैंने प्योर ट्रांसलेशन बात करी, अब मैं बात करने जा रहा हूं, भले ही आपकी फ्रीली लाइंग बॉडी पे कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपका हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन। इसलिए प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है, कैसे मिलता है हमको, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए वही बॉडी है आपकी, मैंने इस बॉडी को बस थोड़ा लंबा कर दिया इस तरह से, ठीक है, इस बॉडी को मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, ठीक है, तो ऐसे कर दिया। अब पहली बात कि अगर मैं इसमें प्योर ट्रांस रोटेशन का मतलब क्या होता है, प्योर रोटेशन का मतलब बेटा ये हो जाएगा आपका
कि देयर इज रोटेशन ओनली, कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। मतलब देयर इज नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन का मतलब देयर इज नो लीनियर मोशन, उसका मतलब देयर इज नो लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कि सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं रहने वाली। अभी बस समझा ना कि ट्रांसलेशन में क्या होता है आपका, सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होती है, पर इस बार सेम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि इट इज नॉट पॉसिबल इन, नॉट पॉसिबल इन फ्रीली lying, freely lying rigid body, rigid body when force is applied। अगर आपने फोर्स लगाया है और कोई बॉडी आपकी फ्रीली पड़ी हुई है, ठीक है, तो उस केस में आपका ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो रिजिड बॉडी क्या कर जाए, सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन कर दे। तो प्योर रोटेशन के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि देयर इज अ हिंज और पाइवट पॉइंट, पाइवट, पाइवट बोल सकते हैं कि वहां पे क्या जरूरी है, वहां पे देयर शुड बी अ पाइवट, देयर शुड बी अ, ऐसे। तो और उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम आपका सेंटर ऑफ रोटेशन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर मुझे रोटेशन करवाना है देन आई नीड अ सेंटर, तो उसी को हम क्या लेके चलेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन लेके चलेंगे। मान लीजिए इस तरह की बॉडी, अगर मैंने इसमें फोर्स लगाया ना ऐसे, तो गड़बड़ क्या होगी इस बॉडी में फोर्स लगाने से, कि बॉडी आपकी इस तरफ भी जाएगी और ये बॉडी आपकी घूमने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये बॉडी सिर्फ घूमे, सिर्फ घूमे, आपका चले ना आगे। तो मैं क्या करूंगा, इसी बॉडी में एक तरफ क्या कर दूंगा, हिंज लगा दूंगा, जहां आपका मन हो वहां हिंज लगा दो, और दूसरी तरफ से फोर्स लगा दो। जैसे मैंने इस बॉडी में क्या किया, हिंज, जैसे हिंज का मतलब क्या होता है, जो आपके दरवाजे में, घर के दरवाजे होते हैं ना, उनमें लगा होता है, इस तरह से मैंने हिंज लगा दी। और हिंज लगाने के बाद मैंने क्या किया, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि बॉडी अब आपकी आगे की तरफ नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेगी ना, हिंज बोलेगा कहाँ जा रहा है, हिंज बोल रहा है कहाँ जा रहा है, हिंज तो, हिंज तो फिक्स है, हिंज तो क्या है वहां पे, फिक्स्ड है। हिंज क्या बोल रहा है कि भाई मैंने बॉडी को रोक रखा है तो कोई दूर जा नहीं सकती। लेकिन हिंज ये तो नहीं बोल सकता घूम नहीं सकती, क्योंकि जो आपका दरवाजा होता है वो कोई लीनियर मोशन नहीं कर रहा, आप उसको खाड़ के आगे नहीं चल जा सकते, लेकिन वो घूमता तो है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे ये घूम सकता है, और इस घूमने को हम क्या बोलेंगे, आपका रोटेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है पर ट्रांसलेशन आपका नहीं हो रहा, बॉडी आपकी आगे नहीं जा पा रही, लेकिन बॉडी का रोटेशनल हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, आपका प्योर रोटेशन बोलते हैं। ऐसे मोशन क्या बोलते हैं, आपका प्योर रोटेशन बोलते हैं। जो मैंने आपका ये वाला केस आपके सामने यहाँ बना रखा है, ये क्या है, इसमें आपका ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल दोनों हो रहे हैं, यानी एक कॉम्प्लेक्स मोशन हो रहा है। तो अगर मुझे कभी भी आपका, अगर मुझे कभी भी आपका किसी बॉडी को सिर्फ रोटेट करवाना है, प्योर रोटेशन करवाना है, देन आई नीड अ सेंटर ऑफ रोटेशन, आई नीड अ सेंटर ऑफ रोटेशन विच विल बी प्रोवाइडेड बाय अ हिंज और पाइवट, ठीक है। और जिसके अबाउट मैं बोल सकता हूँ कि इट विल बी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, axis about which, axis about which rotation is taking place, rotation is taking place। कोई एक्सेस होगी जिसके अबाउट घूमेगा, जैसे मैं बोलूंगा जैसे ये लाइन है यहाँ पे, आपका रोटेशन कैसा हो रहा है, ऐसा, मतलब रोटेशन ऐसे हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसी एक्सेस जिसके अबाउट आपको रोटेशन होता हुआ दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्योर रोटेशन में ही एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है। अगर आप यहाँ बोलो, इसका मतलब सिंपल ये है कि रोटेशन किसके अबाउट, तो आप देखो कि ये लाइन ऐसी कुछ दिख रही है, इसके अबाउट कुछ ऐसा रोटेशन हो रहा है, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके ऊपर वाले केस में, इस वाले केस में आपका कोई फिक्स एक्सिस नहीं बना सकते, क्योंकि आपको हिंज पॉइंट ही नहीं मिल रहा है इसमें, तो ठीक है, तो बॉडी कैसे भी जनरली घूम जाएगी। लेकिन इसमें क्योंकि फिक्स है आपकी, यहाँ पे हिंज है आपका, हिंज बोल लो इसको, या फिर आप इसको पाइवट बोल लो, तो इस जगह पे आपकी बॉडी रुकी हुई है, ट्रांसलेशन को रोक रही है, तो घूम सकती है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे क्या है, आपका हिंज है, ठीक है। दूसरी बात, हम ये भी बोल सकते हैं आपका कि जब रोटेशन होता है तो उस केस में क्या होता है, जब रोटेशन होता है तो उस केस में आपका तो वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर नॉट इक्वल। इन प्योर रोटेशन आई कैन डायरेक्टली से, इन प्योर रोटेशन वेलोसिटीज, वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पॉइंट्स, पार्टिकल्स पूछता हूँ, ऑल द पार्टिकल्स ऑन द बॉडी आर नॉट इक्वल, 100% नॉट इक्वल है, हो ही नहीं सकती इक्वल। कैसे, अब देखें तो कैसे कैसे डिफाइन करते हैं हम कि क्या होगी।
तो देखिए ध्यान देना, मान लीजिए कोई भी आपने ऐसे बॉडी बना दी मेरी, ऐसे कोई भी मैंने रिजिड बॉडी बना दी आपकी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपका, मैंने यहाँ पे बना दिया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट क्या कर रही है बॉडी आपकी, घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसके बाद मान लीजिए बॉडी घूम रही है। तो याद रखें जब भी प्योर रोटेशन होता है, जब भी प्योर रोटेशन होता है, तो वहां पे मैं क्या लेके चलता हूँ, वहां पे मैं ओमेगा लेके चलता हूँ, जो क्या होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। इसके बारे में हम सर्कुलर मोशन में पढ़ के आए हैं। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा, ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से। अब अगर मुझे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो ध्यान दें, किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखना। मान लो लेट्स से मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया ए, इस तरह से, ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सिस से इस तक एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, और उस परपेंडिकुलर लाइन से मैं एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाऊंगा, तो वो मुझे अंदर की तरफ दिख रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने इस तरह से, तो मुझे ऐसे दिख रही है। तो ये क्या होगी, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगी, ठीक है। और लेट्स से कि ये मेरा पॉइंट है ओ, ओ मेरा हिंज पॉइंट है, ठीक है, मेरा ओ क्या है, हिंज पॉइंट। तो हिंज पॉइंट से लेके आपके ए तक की जो दूरी है, हिंज पॉइंट से लेके आपके ए तक की जो दूरी है, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी, लेट्स से यहाँ पे मैंने उसको आर ए ले लिया, लेट्स से उसको आर ए क्या है, आर ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट एंड द डिस्टेंस एट द पॉइंट वेयर आई हैव टू कैलकुलेट वी ए। तो यहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन से पढ़ के आया था कि वी ए विल बी लाइक अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा से, तो ये आर ए ओमेगा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, वी ए इज इक्वल टू आर ए ओमेगा हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की, इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो, इस तरह से आप किसी भी वेलोसिटी। और ये कैसा होगा, दिस वी ए इज, दिस वी ए इज परपेंडिकुलर टू, दिस वी ए इज परपेंडिकुलर टू, हाँ, दिस वी इज परपेंडिकुलर टू आर। जो आपकी डिस्टेंस है आपका ओ से लेके ए तक के, उसके बीच में जो वो है लाइन है, उसके परपेंडिकुलर आपकी वेलोसिटी निकल के आती है। इसमें बहुत सिंपल सा सरल सा प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कि कुछ चीजें एनसीईआरटी बुक में बहुत अजीब तरीके से रखी हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत हाई लेवल की चीज उसने दे रखी है, जो कि आपके सिलेबस में किसी तरह से होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन उसने दे रखा है, तो उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे आपकी बुक से। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कभी कभी आपका, फिर से बता रहा हूँ, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी आपकी रिजिड बॉडी है आपकी, और वो क्या कर रही है आपकी, प्योर रोटेशन कर रही है। कोई भी रिजिड बॉडी है आपका, प्योर रोटेशन कर रही है, एंड ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, एंड ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी। 2 पॉइंट्स, मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सब कुछ रिजिड बॉडी के ऊपर ही होगा। कोई भी रिजिड बॉडी आपको दे रखी है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा आपको, रिजिड बॉडी है, प्योर रोटेशन कर रही है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन इट, ठीक है, ठीक है। आपको बोल रखा है, आपको ये बोल रखा है कि इफ वी ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड वी बी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, एंड ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से आपका 5 मीटर फ्रॉम हिंज पॉइंट, then then find the then find the distance of b, of b, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी। अब इसमें दो पार्ट बन सकते हैं, क्या बनता है, फर्स्ट कहां से, फ्रॉम हिंज, ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या बन सकता है, फ्रॉम ए। ये दो पार्ट बन सकते हैं सवाल में, तो हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे सवाल में, एक सिंपल सी रिजिड बॉडी बनाते हैं, कोई भी रैंडम रिजिड बॉडी बनाती, और इस पे मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले ली, लेट्स से कि आपका, ठीक है, और ये भी एक लाइन यहाँ पे लिखनी जरूरी थी, मैंने बताई नहीं शायद, कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन सेम लाइन, इन सेम एक लाइन पे ही है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ये मान लीजिए आपका ये हिंज पॉइंट है आपका, ठीक है, हिंज पॉइंट है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, तो आपका ये ओमेगा से घूम रहा होगा, तो लेट्स से कहीं भी आपने ए ले लिया, ठीक है, ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे आपका बी ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया मैंने, यहाँ पे बी ले लिया, तो ओमेगा से घूम रही है, तो मैं यहाँ से आपका वी ए लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं वी बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि वी बी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वी बी आपका दूर है, आप यहाँ से दिमाग लगा के बता सकते हो कि वी बी क्या होना चाहिए, वी ए से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, मन में ये भी तो डाउट आ सकता था आपके कि सर आपने बी को बाद में क्यों बनाया और ए को पहले क्यों बनाया, या ए को नजदीक क्यों बनाया हिंज पॉइंट पे और बी को दूर क्यों बनाया हिंज पॉइंट से। तो उसका एकमात्र रीजन ये है कि वीबी की वैल्यू ज्यादा दे रखी है आपको वी ए से,
तो सर ऐसे क्या हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस वीए का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा होता है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका बी बढ़ेगा, तो इसका मतलब बी दूर है आपको। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको बोला है कि ए का जो डिस्टेंस है हिंज पॉइंट से वो आपको दे रखा है 5 मीटर। सवाल में पूछा गया है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन हिंज पॉइंट एंड बी, ठीक है, इसको मैं आर बी ले लेता हूँ, ठीक है, और आपको पूछा गया है कि इनके बीच में डिस्टेंस निकालो जो कि ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आर बी आ गया तो ऑब्वियसली ए बी तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये क्या मान लो, आर ए मान लो। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, वी ए इज इक्वल टू आर ए इंटू ओमेगा। वी बी मैंने क्या लिखा, वी बी इज इक्वल टू आर बी इंटू ओमेगा लिखा। बस आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। आप डिवाइड जब इनको करते हो तो यू विल फाइंड आउट कि वी ए अपॉन वी बी, वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी। और साफ 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 बात है कि ये ओमेगा और ये ओमेगा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि सेम बॉडी है, तो सेम बॉडी का ओमेगा क्या रहता है, सेम रहता है। मैं यहाँ पे ये भी बात बोल सकता हूँ कि आपके एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a whole body is same। कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट हो आपका बॉडी पे, उन सबका एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा क्या होता है, हमेशा सेम होता है अगर वो घूम रही है तो। आर ए आर बी तो ओमेगा कट जाएगा आपका। अब बी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2, बी बी की वैल्यू दे रखी है 4, आर ए की वैल्यू आपको दे रखी है 5, आर बी की वैल्यू आपको निकालनी है। आर बी की वैल्यू बच्चा बच्चा निकालेगा, ये निकल के आ जाएगी आपकी 10 मीटर, ठीक है। जब आर बी की वैल्यू 10 मीटर निकल के आ गई तो मेरा पहला वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा उन्होंने क्या पूछ रखा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। साफ सी बात है, तो बच्चा बता देगा कि ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी इज इक्वल टू आपका आर बी माइनस आर ए, ठीक है। आर बी माइनस आर ए, आर बी की वैल्यू 10, आर ए की वैल्यू 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। हाँ जी सर। ठीक है, तो बेटा हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हम जब नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे तो आपकी बुक में से हम स्टार्ट करेंगे कि बुक में आपको क्या रोटेशन के बारे में चीजें बताई गई हैं। बुक में थोड़ी सी हाई लेवल की कुछ चीजें इंक्लूड की गई हैं जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले क्या किया, बुक ने सब कुछ दिखा दिया, बुक ने आपको बस इलस्ट्रेट किया है कि भाई इतना हार्ड है, ये होता है रोटेशन, ये होता है रोटेशन, इस तरह के रोटेशन होते हैं, कहाँ कहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन आ सकती है, स्विवल क्या होता है, प्रेसेशन क्या होता है, सब बता रखा है उसने। लेकिन एंड में उसने क्या बोल दिया कि हम ये सब पढ़ेंगे ही, ठीक है। उसने बोल दिया कि ये सब हमारे सिलेबस के, ये एनसीईआरटी ने खुद बोल रखा है, तो उसको हम देखेंगे नहीं। और मेन बात ये है कि उसको खत्म करने के बाद, वो मुश्किल से 5 मिनट का होगा, उसको खत्म करने के बाद जो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेंटर ऑफ मास। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बाद में है वो आपका सेंटर ऑफ मास। और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास। इस चैप्टर में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उस सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मेथड याद होने चाहिए, और आपको ये चीजें भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे। आज ही क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।